वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जो है हम लोग सितंबर महीने के तीसरे जो हफ्ता है उसके करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको जो इस करंट अफेयर में चीजें बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी हमारे सारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो भी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी, आरएएस या वन डे एग्जाम एमपीपीसीएस, किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं। क्योंकि देखो, वैसे तो इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर का कुछ ना कुछ पोर्शन रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करंट अफेयर्स की जानकारी रखे, जो अभी हाल फिलहाल में चीजें हो रही हैं उसके बारे में वो पता रखे। तो बस वही चीज है यहाँ पर भी। और ये सारे करंट अफेयर्स जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊंगी आज की पूरी क्लास में, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आधा घंटा निकालना बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा निकालिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक पूरी की पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये है हमारे नंबर्स, कॉल कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग जो है चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स आती हैं। और मैंने अब जो है हमारे ओनली करंट अफेयर के चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो आप सभी लोग उन शॉर्ट्स को भी पढ़ सकते हो, चाहे उसमें रिट्स के बारे में बताया हो, चाहे उसके अंदर और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताया हो। आप सभी लोग उसको ज्वाइन करके उसके और बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज से, जिसमें सबसे पहला डे है इंजीनियर्स डे। आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पर इंजीनियर हो सकते हैं जो इस पूरी वीडियो को अभी सुन रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे इंजीनियर दोस्तों को जरूर जानते होंगे। तो उनको जरा अपने इंजीनियर दोस्तों से जरा पूछिएगा कि भैया बताना जरा, इंजीनियर्स डे तुम लोग कब मनाते हो। उनमें से आधे तो बता ही नहीं पाएंगे, मतलब मैंने भी ऐसा बहुत ऑब्जर्व किया है, मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं बता नहीं पाते इंजीनियर्स डे, जबकि वो खुद इंजीनियर है फिर भी नहीं बता पाते। तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। इसके पीछे रीजन है कि भाई जो एम विश्वेश्वरैया है उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर काफी ज्यादा सराहा जाता है। विश्वेश्वरैया जयंती के रूप में हम लोग बनाते हैं, जैसे हम इंजीनियर्स डे कहते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि विश्वेश्वरैया जयंती या एम विश्वेश्वरैया थे कौन। देखिए, आप लोगों ने पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ रहे होंगे धीरे धीरे करके। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो इसको अभी के अभी, 1934 जो ये ईयर आपको किन बातों के लिए अपने दिमाग में एकदम फिट करके रख लेना है। दो बातें हैं जिनके लिए आपको 1934 ईयर दिमाग में एकदम फिट करके रखना है कि हमें इस चीज के लिए याद रखना है। पहला तो ये था कि एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। एम एन रॉय ने सबसे पहली बार आइडिया दिया था संविधान सभा बनाने का, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार संविधान सभा का जो गठन करने का आइडिया था वो आइडिया एम एन रॉय ने 1934 में दिया था। तो 1934 आपको पॉलिटी हिस्ट्री दोनों में इस बात के लिए याद रखना है। दूसरी चीज जो ये है विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने क्या किया था 1934 में, इन्होंने एक बुक लिखी थी। वैसे ये कौन थे, ये एक सिविल इंजीनियर थे, लेकिन हमारे इंजीनियर भाई बंधु कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक इकोनॉमी के ऊपर बुक लिखी थी, बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आता है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, क्या आंसर लगाएंगे, इंजीनियर्स डे वाले विश्वेश्वरैया। इवन दिल्ली के अंदर एक जगह है मोती बाग, उसका नाम चेंज करके विश्वेश्वरैया तक कर दिया। तो दिमाग में रखिएगा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात की गई थी कि हमारे फार्मर्स भाई बंधु की इनकम को डबल किया जाएगा, नेशनल इनकम को डबल किया जाएगा। तो वो इकोनॉमी वाली 1934, तो याद रहेगा। तो विश्वेश्वरैया कौन थे, ये एक सिविल इंजीनियर भी थे, साथ ही साथ ये मैसूर जो स्टेट थी, मैसूर आज के समय की कर्नाटका है, उसके एक्स दीवान भी रहे हैं। तो जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रही हो उसमें इस पॉइंट को ऐड जरूर कर लेना। अगर पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो तैयारी कर रही हैं अभी, वो इस पॉइंट को नोट कर लो। समझे भाई, चलो। तो ये था हमारा मेन इंपॉर्टेंट, और मुझे आपको एस विश्वेश्वरैया के बारे में चीजें बतानी थी तो वो मैंने आपको कवर करवा दिया। ऐसे ही हमारा अब नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, सभी लोग इस शब्द से भली भांति परिचित हैं, सब लोग जानते हैं इस शब्द को।
2007 में ये शुरू किया था। अगर कभी भी इंटरनेशनल होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करवाता है, तो इसको भी यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट कराया था लोकतंत्र के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए। लोकतंत्र, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी वर्ड हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, पता है ना। प्रियम्बल में 5 वर्ड दिए गए हैं, SSSR। ये याद करने का तरीका है। आप में से कौन मुझे कमेंट बॉक्स में SSSR की फुल फॉर्म बता सकता है कि ये जो SSSR लिखा हुआ है असल में ये फुल फॉर्म क्या है। इसमें डी तो डेमोक्रेसी हो गया, मैंने अभी बताया, लेकिन बाकी SSS और आर से क्या शब्द है जो प्रियम्बल में सीक्वेंस में दिए हुए हैं वो भी बताना। देखो सीक्वेंस जरूरी है, आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर हम सीक्वेंस को आगे पीछे कर देंगे तो यूपीएससी हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आगे पीछे कर देगा, समझे। तो अपने को याद रखना है इस चीज को लेके। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। याद है ना एसएसटी की बुक में ये लाइन लिखी होती थी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बड़े मजे से पढ़ते थे हम लोग। ये लाइन दी किसने है? ये यूपीएससी ने एनडीए एग्जाम में पूछ लिया था। तो ये लाइन जो है वो दी गई है अब्राहम लिंकन ने। नाम तो सुना ही होगा। तो ये पर्सन ने, ये यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इस लाइन को दिया था। तो ये है बेसिक बात, डेमोक्रेसी के प्रति अवेयरनेस रखने के लिए, ताकि हर व्यक्ति को लोकतंत्र, लोगों से चलने वाले तंत्र के बारे में जानकारी। बस इतनी सी ही बात है जो दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। छोटी सी बात है, डिफिकल्ट बात नहीं है, इसमें सीधा सीधा सा बस याद रखोगे, आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आओ भाई थोड़ा सा डिफेंस की न्यूज की तरफ। इस हफ्ते में एक, आपको पता है कि मैं हमेशा डिफेंस की न्यूज में लेके आती हूँ, तो इस बार की डिफेंस की न्यूज में हमारे पास है कुछ एक्सरसाइज के ऊपर। अब एक्सरसाइज कौन सी होती है, क्या होती है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, आपको पता है कि एक्सरसाइजेस जो है वो हम भारत जो है और देशों के साथ कंडक्ट कराता है। मैं बताती रहती हूँ आपको एक्सरसाइजेस, है ना। गरुड़ हो गई, वरुणा हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई, वज्र प्रहार हो गई, बोंगो सागर, बहुत सारी मैंने आपको बताई हैं। अब बात क्या है कि ये वाली एक्सरसाइज एक और कंडक्ट की गई है, लेकिन इसमें इंडिया ने नहीं कंडक्ट करी है। ये कंडक्ट करी है आसियान के कंट्रीज ने। आसियान सबको पता है ना, और पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशन आगे आने वाले समय में हर एग्जाम का एक कोर सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस को आज के समय में पढ़ना। सो आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका जो ग्रुपिंग है उनकी ये वाली एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। इन्होंने मिलकर के एक्सरसाइज करी है और उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? नाम है एसएक्स, मतलब आसियान की एक्सरसाइज। एएस मतलब आसियान, एक्सरसाइज 01N करके 19 से 23 सितंबर तक हुई है। बात यह आती है कि एक्सरसाइज होस्ट किसने करी है, तो ये वाली होस्ट करी है भाई इंडोनेशिया ने, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, मेन सवाल तो इसी तरीके से बनता है, एसेक्स के नाम से रखा गया। बेसिकली उन्होंने ये डिसाइड करा है कि हमें चाइना को किस तरीके से जो है काउंटर करना है। चाइना का जो डिसीजन बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सी रीजन में, उसको रोकने की बात है। तो ये है आसियान के नेशन की कंट्रीज, मैंने सामने दिया आपके, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, और ये सारे जो हैं आपके लिए, ये सारे आसियान के मेंबर कंट्रीज के नाम, ठीक है। तो याद कर लेना इनको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर आसियान का मेंबर है, आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आसियान मैंने अपने नोट्स में, अपनी वीडियोस में बहुत बार कवर करा है। अगर आपने मेरी वीडियोस कवर अप करी है पहले से, स्टार्टिंग से करते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते आ रहे तो अपना देखना शुरू कर लो पिछले टाइम पीरियड का, वीकली वाले, और कर लो कवर इसको, क्योंकि जरूरी है। देखो आएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, चाहे मेंस में आए, चाहे प्रीलिम्स में आए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, पर आएंगे क्वेश्चंस। सो आपको ये कवर अप करनी है एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। कहाँ हुई है और कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर, इतना पढ़ लीजिए, इनफ है इसके। अगला आता है बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं क्या ही बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया की बहुत टाइम से ना 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अटकी हुई थी। ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रही थी, मतलब काफी समय हो गया था। इंडिया की 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी। अब जाके इतने दिनों बाद अपने को एक नई 41 नंबर की जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है। क्या नाम है इसका? शांति निकेतन। अब क्या है शांति निकेतन, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं सब कुछ बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा पढ़ना ही मत कुछ। तो शांति निकेतन वर्ल्ड की, इंडिया की तरफ से 41 नंबर की साइट बनी थी। अब ना जरा इसको दिमाग में भर लो,
जरा सभी लोग इसको नोट्स में लिखो, अपने सब फटाफट से लिखो अपने नोट्स में। 40th नंबर की थी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है भाई? गुजरात में। और ये इकलौती ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इंडस वैली का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, जिसको यूनेस्को ने अपने उसमें इंक्लूड किया है। अब 41st की कौन बन गई है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। और देखिए अभी जब ये वीडियो आ रही है उसी समय 42nd साइट भी आ चुकी है, जिसका नाम है होयसाला के मंदिर, होयसाला टेम्पल्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। तो इस तरीके से आपको ये तीनों लास्ट के जो रहे हैं ना, इनको दिमाग में रट के भर के फिट कर लेना है कि ये सारी जो है अभी हाल फिलहाल के लिए न्यूज में रही। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब अगर मैं बात करूं शांति निकेतन, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उसकी बात करते हैं। शांति निकेतन जो है ये बनाने वाले हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, फादर। ठीक है, और यहीं पर ही जो शांति निकेतन है इसको और ज्यादा ब्रॉड कर दिया, और ज्यादा नया रूप दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और साथ ही साथ वहां पे एक यूनिवर्सिटी बना दी है जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसको पढ़ के जाओ, बहुत जरूरी है इसको पढ़ के जाना। ठीक है, असल में देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में 20 एकड़ का एक लैंड लिया था लीज के ऊपर। ठीक है, वहां पर उन्होंने 500 रुपए की एनुअल पेमेंट पे इसको पूरा खरीदा था। एक गेस्ट हाउस के रूप में बनाया था और शांति निकेतन नाम रख दिया था। शांति निकेतन का मतलब शांति मतलब पीस, निकेतन मतलब घर। एक ऐसा घर जो कि बिल्कुल पीसफुल है, शांति से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक घर के रूप में शुरुआत की गई। एक वहां पर एक पेड़ लगाया गया जहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर मेडिटेशन किया करते थे। उसके बाद करते 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 ये चीज बढ़ने लग गई। और रविंद्रनाथ टैगोर जब यहाँ पे विजिट करने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट करा दी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में गीतांजलि लिखने के लिए, फिर उन्होंने बढ़ते बढ़ते करते करते इसको आगे जाके एक म्यूजिक, पेंटिंग, थिएटर करके इसको बढ़ावा देना शुरू कर। और फिर ये एक यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने लग गई। तो इस तरीके से ये जो एक पूरी स्टोरी है यहाँ की वो बनती है। समझे बात को? और हमारे ये जो यूनिवर्सिटी है ना विश्व भारती, ये असल में यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो कि ये काफी हद तक पेंटर्स यहाँ पे बहुत भारत को बढ़िया बढ़िया पेंटर्स दिए हैं इस यूनिवर्सिटी। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जिन व्यक्तियों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर व्यक्तियों की बात करूं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, मतलब लिखा मतलब समझ कि प्रॉपरली जिसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कुमार वैद्य, ये सारे जो कैलीग्राफर्स थे ये भी शांति निकेतन से ही बिलोंग करते। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं बाकी इंफॉर्मेशन शांति निकेतन के बारे में। इसमें मैंने वैसे यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है ना वो ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो सुनी हुई बातें अपने आप अक्सर दिमाग में फिट हो जाती हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखती है। तो आपको उन बातों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बन गया है 41st नंबर की। और वेस्ट बंगाल की अगर मैं खास करके बात करूं तो वेस्ट बंगाल में तीसरी बन गई है, क्योंकि पहले ऑलरेडी सुंदरबंस एक नेशनल हेरिटेज साइट है, दार्जिलिंग की माउंटेन रेलवेज, ये दोनों ऑलरेडी हमारी क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की ये तीसरी साइट है। वेस्ट बंगाल ने एक और नया माइलस्टोन हासिल किया है। समझ गया ना सभी लोग बात को? तो यहां तक आप लोगों को दिमाग में सारी बातों को रखना है। ये देख लीजिए आप, देवेंद्रनाथ टैगोर महर्षि द्वारा बनाया गया था और पहले इसका एक आश्रम के रूप में बनाया गया था। धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जो है इतने सुंदर पेंटिंग्स और वो सारी चीजें बनने लग गई कि हम लोगों को यहाँ पर काफी नई नई ऐसी चीजें नजर में आने लग गई जो हमें एक एक हमारे कल्चर को बहुत बढ़िया चीज देखने को, हमारा कल्चर बहुत अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये तो आपको हर जगह पे होर्डिंग्स मिल जाएंगे। दिल्ली और यूपी की जो मेट्रो है वहां पर आपको बहुत होर्डिंग्स मिलेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के जुड़े हुए। अब ये स्कीम क्या है जरा इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा दिवस हम मनाते हैं हमारे औजारों को या हमारी जिससे रोजी रोटी चलती है उसके बारे में बताने के लिए। यही है इसका बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क भी यही है कि ये जो हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना है ये हमें यहाँ पर
क्राफ्ट्समैन के लिए बनाई गई है, जिसमें उनको एक टूल किट दी जाएगी, एक औजारों की किट दी जाएगी, जिस औजार की मदद से वो सभी लोग यहाँ पर जो है अपना एक बेटर आउटले जो है अपने आर्टिस्ट का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कौशल की प्रशिक्षण दिया जाएगा, 13,000 करोड़ रुपए इस पूरे के लिए दिए गए हैं। और अभी इस बार के लिए उनको सरकार ने प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए प्रतिदिन देने का घोषणा करी। गांव और शहर दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांव के लिए है। ये व्यवसाय हो गए जैसे कि बढ़ई हो गए, नाव बनाने वाले हो गए, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, इन सब के लिए यहाँ पर सामान्य सेवा केंद्र में जाकर के वो अपना पूरा पंजीकरण करा के इस चीज को यहाँ पर ले सकते हैं फायदा। ठीक है, ताकि जितने भी हमारे कारीगर हैं उनको वैश्विक रूप में एक जो शिल्पकारी होती है ना उसको बढ़ावा दे। देखो, शिल्पकारों के लिए और कारीगरों के लिए सरकार ने खूब योजनाएं स्टार्ट करी हैं, जैसे कि अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गई, आत्मनिर्भर शिल्पकार योजना। ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं किसी इसी पर्पज से। तो अब यहाँ पर ये जो योजनाएं चल रही हैं आपको दिमाग में रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आता है भाई नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही पढ़ेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें जितने भी केसेस हैं हमारे, उन केसेस की हिस्ट्री आप जान सकते हो। वो केसेस कितने हैं, कितने पेंडिंग पड़े हैं, कितना उसमें से कितनों का रिजल्ट आ चुका है। मतलब जुडिशरी का डेटा अभी तक ट्रांसपेरेंट तो था नहीं अपने पास ऐसा था नहीं कि अपने पास सारा डेटा उपलब्ध है कि भाई कितना कितना किसने क्या क्या जजमेंट दी। हमें जजमेंट नहीं दे रहे ये लोग, हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इजिली आपको पता चल जाए, 21 केस के बारे में क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो वो केसेस जो होते हैं ना हमारे, उस केसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये है मेन बात, समझे बात को। तो इसको आप लोगों को दिमाग में एकदम फिट करके रख लेना कि ऐसी बात है भाई इसमें। ठीक है ना, समझे ना बात को। आप लोग बस जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ लो कि भाई आपका कुछ भी छूटे नहीं, मतलब कुछ भी पूछ लेना आपसे तो आपको पता हो कि हाँ ऐसा हमने कुछ पढ़ा हुआ है तो अपने को आता है। ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है अच्छे से, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को मैं ऐसी सारी चीजें करवा सकूं। ठीक है भाई, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड याद रखिएगा। इस तरीके से एक पूरा एक डेटा तैयार किया गया है, वो डेटा अपने लिए काफी जरूरी बन जाता है। ऐसे ही अभी एक नुआखई फेस्टिवल, ये पिक्चर देखो भाई, थोड़ी सी क्लियर नहीं है बट आप समझने की कोशिश करो। ये नुआखई एक फेस्टिवल है जो कि ओडिशा जो है ना उसमें यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये है एक नुआखई फेस्टिवल जो कि सांबलपुर, कालाहांडी, बारगढ़, झारसुगाड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझर, दियोगढ़, ये जो इंपॉर्टेंट जगह है, आपने जरूर इन जगह के नाम उड़ीसा की, जब आप खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, भारत के खनिज, तो इन खनिजों के बारे में इसको जरूर 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 आपने पढ़ा होगा। ये वही है, ये वही खनिज है एग्जैक्टली जो आप लोग पढ़ चुके हो। तो बस यही आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, दिमाग में रखोगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, सो इसको आप लोग एक बार इसको लिख लो, सारी बातों को इसको लिखना शुरू करो। लिखना बेहद बेहद जरूरी है, लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो दिक्कत आ जाती है, बात सिर्फ और कुछ नहीं है। याद नहीं रहता ना लंबे समय तक। आपने जो पिछली हमारी जितनी भी वीडियोस रही हैं, मेरी जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोस आई, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत अच्छे से सभी लोगों ने जो है उस पर नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, बहुत आभार करके लिखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप सभी लोग जब भी मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको आपको अगर आपसे आपको इससे नॉलेज मिली तो आप जरूर कमेंट करो। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार कमेंट करो, बिल्कुल नहीं, पर अगर आपको नॉलेज मिली है उससे और आपको जानने को मिली है नई बातें, क्या तब तो कमेंट करना बनता है ना, एज अ रिवॉर्ड। मैं आपसे इतना तो डिमांड कर सकती हूँ ना एज अ मेंटोर आपका, तो इतना तो आप कर सकते हैं। इस पे करिए, कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा जो है आगे बढ़ेंगे, करेंगे कोशिश और आगे चीजों को लेके आने की। तो ऐसे ही एक फेस्टिवल है भाई, नुआखई फेस्टिवल, यहाँ पर मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। सवाल पूछा जाएगा क्योंकि वहां पर उपज, जैसे बैसाखी मनाते हैं पंजाब में उपज को सेलिब्रेट करने के लिए, ऐसे नुआखई उड़ीसा में मनाया जाता है। बड़े बुजुर्ग की मदद लेके, उनकी आशीर्वाद से जो उपज देवी होते हैं उनको अर्पित किया जाता है। लोग यहाँ पे घर घर में बड़ों का आशीर्वाद देकर के इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये है हमारा एक नुआखई फेस्टिवल। तो आप सभी लोगों को ये वाला नुआखई फेस्टिवल दिमाग में रखना है, ठीक है, हो जाएगा सभी लोगों से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट है, अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत न्यूज में थी ये पिक्चर जुड़ी हुई है यशो भूमि से, जो कि एक सेंटर ओपन अप किया गया है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के पास। अब ये यशो भूमि क्या है, इस सेंटर की क्या खास बात होने वाली है, इसको देख लेते हैं। ये वाली पिक्चर तो आपने देख ही ली, कुछ ऐसा सेंटर ओपन अप हुआ है। अब ये एक तरीके से माइस सेंटर होगा, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया भी क्या मैं कहूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइस सेंटर। माइस स्टैंड्स फॉर मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, जिसमें एलईडी मीडिया, 11,000 से ज्यादा लोग, बहुत सारे एडिटोरियम्स, उनमें गेस्ट, बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे ओपन अप किया गया है। इसे कहते हैं हम माइस सेंटर। ठीक है, तो ये एक तरीके का यशो भूमि करके स्टार्ट किया गया है। इसके लिए आपको कन्वेंशन सेंटर के रूप में इसको दिमाग में रखना है। 73,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ माइस सेंटर, जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज होने वाली हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, फ्लोर्स, रंगोली के पैटर्न्स दिखाना, वेस्ट वाटर से ट्रीटमेंट सिस्टम बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे बनाना, तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स तक को आयोजित किया जा सकता है। पिक्चर आप सामने देख सकते हो। तो यशो भूमि भारत को वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा सेंटर दिया है जो कि आप कह लो कि एक वोकल फॉर लोकल भी बनेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहा है। मीटिंग सेंटर है, तो बाहर से जो भी डेलीगेट्स आएंगे वो यहाँ पे आकर के रुक करके काफी हद तक अपनी चीजों को बारे में, मतलब अपना बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो ये है यशो भूमि सेंटर, माइस सेंटर है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत मंडपम अलग है। भारत मंडपम भी एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है, वो डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों को यहाँ पर प्रदान किया है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहे हैं, ये साइंस के नोबेल प्राइज की तरह काम करेंगे। एमएचए ने इसको स्टार्ट किया है। साइंटिफिक मिनिस्टर्स यहाँ पे 300 से ज्यादा अवार्ड यहाँ पे देने वाले हैं, जो कि प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे देंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, इन सब फील्ड्स में अलग अलग जो है वो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से जो पुरस्कार है, दिमाग में रखना है आप सभी लोगों को, अलग अलग फील्ड में दिया जा रहा है। और ये जो है अवार्ड जो दिया जाएगा, ये 45 वर्ष तक की जो उम्र के युवा वैज्ञानिक होंगे, केवल उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा, ऐसे सबको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो है हर साल के लिए शुरुआत होगी 14 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक इसके पूरे नामांकन होंगे। 11 मई को इसकी पूरी घोषणा की जाएगी कि कौन जीता है। 23 अगस्त को, याद है 23 अगस्त हमारा नेशनल स्पेस डे, इस दिन सबको वो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड्स के रूप में काउंट किए जाएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल, जितने भी आज आर्टिकल्स आपने कवर किए, मैंने कहा था ना मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं लूंगी आपका, तो जितने भी आर्टिकल्स मैंने कवर अप करवाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हम ये सोच लें कि एग्जाम में आने की इसकी उम्मीद नहीं है, या इसकी एग्जाम में आने की उम्मीद कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कराए हैं, उसमें उसकी जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ताकि कोई भी एक भी सिंगल ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपके एग्जाम में आपसे छूटे उस टॉपिक से जुड़े हुए। मतलब कि जो आर्टिकल आपने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ एक एक क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व, ये गारंटी है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट्स को अलग से अपलोड किया हुआ है। ओनली करंट अफेयर्स के चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स को देखिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए उसको, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और इजी रहे समझना। वो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को भी इजीली सारी चीजें जो है वो समझ में आए, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए। बिल्कुल फ्री है सारी चीजें, बस इनकी पीडीएफ पेड रहेंगी, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले हफ्ते के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए।